स्वस्थ भारत के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जहां आज का कार्यक्रम है फोन इन का, हम बात करेंगे सर्जरी के बारे में और आपसे इससे संबंधित सवाल भी लेंगे। आप सभी सर्जरी के नाम से डर तो नहीं गए ना? हमें पता है सर्जरी का नाम जैसे भी आता है, जैसे ही इसका जिक्र होता है, लंबे लंबे चीरे सबके दिमाग में आने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे चिकित्सा पद्धति और अच्छी होती गई। ये लंबे लंबे जो चीरे हैं वो छोटे होते चले गए और आज हम आधुनिकतम चिकित्सा पद्धति की बात करेंगे, आधुनिकतम सर्जरी की बात करेंगे और वो है मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, जिसे हम हिंदी में अगर कहें तो दूरबीन के माध्यम से जो सर्जरी होती है वो हम कह सकते हैं। ये क्या है हम इसे बताने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ इसके क्या आयाम हैं, कितनी दूर तक हम इसके साथ जा सकते हैं, क्या क्या फायदे हैं, बहुत सारी बातें हैं इसके संबंध में जिसकी आज हम चर्चा करेंगे और आपसे सवाल भी लेंगे। तो इससे पहले कि हम आपके सवाल ले, आपको हम जल्दी से पहले फोन नंबर बता देते हैं और उसके बाद अपने विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो जल्दी से हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारा फोन नंबर है 0651228607। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 0651228607, 065122822607। तो आप इसी समय हमें फोन कर सकते हैं। सर्जरी के बारे में, यानी कि जो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी की जो हम बात कर रहे हैं, इससे संबंधित आप सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए आपको अपने आज के विशेषज्ञ से मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं आज सुप्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर आरपी श्रीवास्तव। तो डॉक्टर साहब, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। आपके माध्यम से स्टूडियो में बैठे हुए मित्रगण और दर्शकों का अभिवादन और नमस्कार जी। आपने बहुत ही समयोचित विषय चुना है हमने जी, जी, जी। और लोगों की भ्रांतियां दूर करना और उनका ज्ञान बढ़ाना इस क्षेत्र में बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल, और इसी आवश्यकता को देखते हुए हमने आज ये फोन इन कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस विषय को रखा है। तो जब तक हमारे दर्शक हमें फोन करते हैं, हमने फोन नंबर दे ही दिया है, तब से सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों को बताएं कि ये जो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, ये जो हम शब्द सुन रहे हैं, इसकी अगर हम शब्द पे जाएं तो वो हिंदी तो हम इसकी समझ पा रहे हैं, लेकिन इसके जो एक परिभाषा होनी चाहिए वो क्या है? मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, जैसे कि सर्जरी को हम अब आत्मसात कर चुके हैं हिंदी की बोलचाल की भाषा में, अपने बोलचाल की भाषा में, वैसे ही धीरे धीरे हम मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी को भी आत्मसात करने के दरवाजे पर खड़े हैं। मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी का अर्थ होता है कि शरीर को बेधना तो है, लेकिन उसको कम से कम बेध लें और ज्यादा से ज्यादा हासिल करें। जैसे पुरानी पद्धति सर्जरी की, जैसा कि आपने कहा, उसका नाम सुनते ही मैं सर्जन हूँ, इतने वर्षों से सर्जरी कर रहा हूँ और आप देख रहे होंगे लोगों को, उम्र के इस पड़ाव पर हूँ, फिर भी अगर किसी परिजन का, किसी मित्र का, खुद अपने शरीर पे अगर सर्जरी की बात आती है तो मन थोड़ा तो आतंक नहीं कहेंगे, थोड़ा तो कंसर्न होता है। बिल्कुल। और ये मनुष्य का स्वाभाविक कंसर्न है। मैं इससे मतलब बिल्कुल, इसमें आप इसमें डिनाई नहीं कर सकते। ये स्वाभाविक है, मनुष्य का स्वाभाविक कंसर्न है। लेकिन हम जब पुरानी पद्धति से, वर्षों पुरानी पद्धति जो होती थी, तो हमें ये कहा जाता था कि खोल कर देख लेते हैं। जब शरीर के अंदर कुछ भी करना है तो खोल कर देख लेते हैं। जी। और खोल कर देखने को मैं कई दफा, चूंकि हम लोग अपने झारखंड राज्य में हैं जहाँ खदानें हैं, तो मैं उससे इसकी समकक्षता ले आता हूँ। और आप समझें इस बात को कि जब हम मिट्टी के, पृथ्वी के अंदर से हमें कुछ भी निकालना है, कोयला, कोई भी तांबा, कोई भी सोना, तो हम अगर उसको पूरा का पूरा खोद के जाते हैं तो वो हुआ मैक्सिमल इन्वेजन। हम खुदाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, आयरन ओर निकाल रहे हैं। और अगर आपने देखा होगा कोयला खदानों को, जिसमें काले काले ऊपर वो चक्के चलते हुए दिखते हैं, और उसके माध्यम से हम ट्रॉली लेके नीचे जाते हैं और नीचे जाके हम सीम बनाते हैं। एकदम से इसको उठा के मानव शरीर पर ले आइए, पृथ्वी को मानव शरीर बना दीजिए, मानव शरीर को पृथ्वी बना दीजिए। अगर आप उसको पूरा का पूरा खोद के जाते हैं तो वो ओपन सर्जरी की विधि है, जो पुरातन है, जमाने से चली आ रही थी, और जिसमें खोल कर देख लेते हैं वाला सिद्धांत था। धीरे धीरे देखा गया कि मानव शरीर की क्षति हो जाती है बहुत ज्यादा। और साथ ही साथ दूसरे आयामों का विकास भी हो रहा था, दूरबीन का विकास हो रहा था। हमारे औजार जो हैं पहले छोटे छोटे बनते थे, हमारा हाथ जो है छोटा छोटा, वो बड़ा सा काट के हमारा हाथ जाना होता था। लेकिन धीरे धीरे फिर आविष्कार हुआ जब पेंसिल नुमा औजारों का, पेंसिल नुमा दूरबीन का, रॉड लेंस आया,
रॉड लेंस का मतलब लेंस जो है रॉड की तरह होता है, जैसे हमारी उंगली है रॉड की तरह, इस तरह से लेंस एक में एक चिपका के लंबा लेंस बना लिया जाता है। तो दूरबीन आया, फिर सबको समाहित किया गया और समाहित करके ये एक विकसित की हुई पद्धति आई जिसे हम दूरबीन की पद्धति कहने लगे। जी जी जी। दूरबीन से देखो भाई जो ना आंख से पड़े दिखाई। अच्छा, ये हमारा सूत्र वाक्य हुआ करता था बचपन में जब हम पढ़ते थे तो क्लास 1-2 में सिखाया गया और सुनाया गया राइम। वो अब आ गया शल्य चिकित्सा में, आधुनिकतम पद्धति में। 90, 91, 92 से इस पद्धति का विकास हुआ पूरी दुनिया में। कुछ एक सर्जन मित्रों ने यूरोप में, खास करके फ्रांस में और अमेरिका में इस विधि का प्रयोग किया और इससे हम कई दफा जो हमारे अपने शरीर के सामान्य छिद्र हैं उससे अंदर जाके दूरबीन पद्धति को लगा के और दूर खड़े जितने बीमारियां थी उनको नजदीक लाके और फिर पेंसिल नुमा औजार वहां पहुंचा के और उससे हम काम करने लगे, पूरा हाथ हमारा नहीं जाता। इसी बात को सबसे ज्यादा प्रचलित किया गया क्योंकि देखिए अगर पूरे शरीर में देखा जाए तो हमारा जो वक्ष चेस्ट है और हमारा जो पेट है, यहाँ सबसे ज्यादा अंग इकट्ठे हैं और ये इकट्ठे हैं एक हॉलो विस्कस में, हॉलो अनुमा है। छाती भी हमारा वो एक हॉलो है और एक पेट भी हमारा हॉलो है। तो इसमें हम अगर छोटे छोटे दूरबीन की सुराख करके दूरबीन ले जाएं, लंबे दूरबीन ले जाएं और लंबे औजार ले जाएं जो पेंसिल के नुमा हो, तो हम अंदर जाके वही काम कर सकते हैं। जी जी जी। और ज्यादा क्षमता बढ़ा के कर सकते हैं। बिल्कुल, और भी इसके बहुत सारी एडवांटेजेस होंगे, लाभ होंगे, हम उसकी चर्चा करेंगे। सर, एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मनीष बोल रहे हैं नगरी से। हाँ मनीष जी, क्या सवाल है? अगर हम दूरबीन सर्जरी की बात करते हैं हाँ तो दूरबीन सर्जरी से किस किस चीज का ऑपरेशन हो पाता है? जी 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 बिल्कुल, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपकी बात। मनीष जी, बस आपने एकदम सही समय पर सवाल किया, मैं अब वहीं पहुंच ही रहा था। तो चेस्ट, अपने वक्ष में या अपने उदर में, पेट में जो भी अंग हैं उन सारे अंगों की सर्जरी दूरबीन से की जा सकती है। अब देखिए हमारे फेफड़े में अगर कोई शिकायत है वक्ष में तो उसकी सर्जरी की जा सकती है। हमारे हृदय में अगर कुछ सर्जरी करना है तो उसकी सर्जरी भी संपादित की जा सकती है। और हमारे उदर पे आ जाएं, पेट पे आ जाएं तो हमारी बड़ी आंत, छोटी आंत, पित्त की थैली में पथरी, हमारे गुर्दे में पथरी, हमारे गुर्दे की नली में पथरी, हमारे गुर्दे की नली की बहुत सारी बीमारियां, हमारे गुर्दे की बहुत सारी बीमारियां, ट्यूमर तक की सर्जरी दूरबीन पद्धति से की जा सकती है। जी जी जी। ये मनीष जी का हम धन्यवाद देते हैं और सही समय में इन्होंने सही सवाल भी कर दिया है। तो सर, और इसमें अभी आप कुछ जोड़ते हुए जब हम जहाँ पे हमने बात छोड़ी थी वहां पर सर पहुंचने से पहले फिर से एक दर्शक जुड़ गए, सर उनका सवाल ले लेते हैं। जी हेलो हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। मैं सचिन बोल रहा हूँ पंडा से। हाँ सचिन जी, पूछिए क्या आप पूछना चाहते हैं? जी मैडम, ये पूछा था कि ये जो दूरबीन विधि से जो भी ऑपरेशन वगैरह होता है इसमें जो साइड इफेक्ट की जो संभावनाएं रहती है वो मतलब ऑपरेशन से कम रहती है और ज्यादा सेफ रहता है क्या ये? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत भी बढ़िया सवाल है सर, आप जवाब देना चाहें? हाँ, शायद अगला कदम मेरा यही था। आप तो बहुत ही मतलब भविष्य दर्शक दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं ये कहता हूं कि दूरबीन पद्धति में वही काम किया जाता है जो ओपन बड़ा चीरा लगा के किया जाता है। दूरबीन से सुविधा ये रहती है कि हम, जैसा मैंने पहले कहा कि दूरबीन से देखो भाई जो ना आंख से पड़े दिखाई, और दूरबीन से बड़ा करके हम देखते हैं। तो जब हम किसी भी अंग को, उसके किसी भाग को बड़ा करके देखते हैं तो सर्जन के लिए वहां काम करना बहुत ही आसान, सुविधाजनक और क्षमता उसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो असर होता है वो उसका सारा का सारा फायदा मरीज को मिलता है क्योंकि उसकी त्वरित लाभ मिलता है, उसकी हीलिंग बहुत जल्दी हो जाती है, उसकी छुट्टी भी अस्पताल से जल्दी हो जाती है और वो अपने काम पर, अपनी गतिविधियों पर वापस शीघ्र हो सकता है। बिल्कुल। और जहां तक इन्होंने सचिन जी ने साइड इफेक्ट्स की बात की है तो साइड इफेक्ट्स देखिए मॉडर्न मेडिसिन में या तो सर्जरी हो या दवाएं हो, साइड इफेक्ट्स जो ओपन पद्धति में होती वही साइड इफेक्ट्स इस पद्धति में भी होंगी। ओपन पद्धति में साइड इफेक्ट्स क्योंकि ट्रॉमा ज्यादा क्षय कर देते हैं हम लोग शरीर का, तो उसका साइड इफेक्ट ज्यादा होता है। और इसमें तो एक छोटा सा चीरा लगाया जाता है, इसको की होल सर्जरी भी कहते हैं।
दूरबीन की पद्धति को की होल सर्जरी भी कहते हैं, क्योंकि उतने बड़े ताले को खोलने के लिए की तो छोटा सा लगता है, वो तो होल बहुत छोटा सा रहता है, इसीलिए एक सिमिली ढूंढा गया था कि की होल सर्जरी कहते हैं इसको। बड़ा ताला, बड़ा हमारा उदर, बड़ा हमारा वक्ष, लेकिन उसमें घुसना एकदम की होल की तरह और अंदर जाके ताले के सारे सिस्टम को खोलना होता है, तो वक्ष के या उदर के सारे सिस्टम को इफेक्टिवली खोला जा सकता है, संपादित किया जा सकता है। की होल सर्जरी भी इसको कहते हैं, दूरबीन की। बिल्कुल, अगर मतलब एक लाइन में कहा जाए तो इसके लाभ ही लाभ है और साइड इफेक्ट्स बिल्कुल नहीं के बराबर है। वैसे तो पर्सन टू पर्सन, शरीर पे शरीर, उम्र, सब कुछ का लिहाज इसमें होता होगा। कुछ एक बातें बहुत समझनी चाहिए कि बीमारी की अवस्था, और उसकी फिर से मैं सिमिली देता हूं, और कि आप अपनी मिट्टी लेके और कहीं जाएं और उससे बर्तन आपको बनवाना है, तो बीमारी में, मिट्टी में आपने कितना बालू आपकी मिट्टी में मिला हुआ है, तो बीमारी की अवस्था भी वही है। अनजाने में कितना बालू हमने अपने शरीर में मिला लिया है, मिट्टी रूपी शरीर में, तो उसी से बर्तन बनने की संभावना और उसका अच्छा बर्तन बनने की संभावना, उसके पकने की संभावना, वो सब उस पर निर्भर करेगी। तो बीमारी की अवस्था और शरीर की अवस्था और व्यक्ति के अपने शारीरिक गुणों, उसकी आनुवंशिकता, इन सब का प्रभाव पड़ता है। तो हर चीज को हम, जैसे हर उंगली को हम बराबर नहीं कह सकते, उस तरह हर रिजल्ट को बराबर नहीं आंकना चाहिए। और किसी होता क्या है कि जब आदमी एक दूसरे से बात करता है, चर्चा करते हैं, तो बुरी बातों की ही चर्चा ज्यादा होती है, अच्छी बातों की चर्चा कम होती है। बिल्कुल, इस पर सर एक जो जहन में मेरे बहुत आ रहा है कि जो आप अच्छी चीजों की चर्चा नहीं करते, बुरी चीजों की चर्चा करते हैं, तो इसमें एक और बात बहुत ज्यादा जो आजकल देखी जा रही है, एक गूगल बाबा है हमारे, जो गूगल में देखकर, जैसे अभी हमारे जो दर्शक हैं फोन कर रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं, कई सारे दर्शक होंगे या लोगों की ये मानसिकता हो गई है कि बस मोबाइल पे गए, गूगल खोला और ये जो अभी हम बात कर रहे हैं दूरबीन वाली सर्जरी की, उसके बारे में जानकारी हासिल कर ली। तो ये सही है या क्या सही है? आपने बहुत ही समयोचित बात रखी। गूगल पे जानकारी दुनिया भर की, मतलब जानकारियां उपलब्ध हैं, क्योंकि जैसे ही कंप्यूटर आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, और गूगल, हम पहले एनसाइक्लोपीडिया पढ़ते थे और हम लाइब्रेरी में जाते थे, ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया रिटन डॉक्यूमेंट होता था, रेफरेंस का पॉइंट होता था, उसे हट के हमारे हाथ में डिजिटल फोन आ गया, फिंगर टिप पे हमारे गूगल आ गया। ये बहुत बड़ा विकास हुआ समाचार के लिए और जानने के लिए, ज्ञानवर्धन में। लेकिन उस ज्ञानवर्धन में, ज्ञान की गगरी में सब कुछ पड़ा हुआ है, उसी तरह गूगल में भी सब कुछ पड़ा हुआ है। अमूमन क्या होता है कि लोग डरता हुआ सा सवाल पूछते हैं गूगल से, और गूगल, जो लोग अपना बुरा अनुभव उस पर लिखते हैं, उस अनुभव से उनका सामना हो जाता है। तो बहुत सारे मरीज हमारे और उनके परिजन सारा गूगल से जानकारी लेके बहुत सारे सवाल पूछते हैं, जबकि मेरा ये कहना होता है और मेरी ये सलाह है आपके माध्यम से दर्शकों से कि आपका जो चिकित्सक है वो अपने आप में गूगल है, और उसके पास दोनों ही ज्ञान है, बुरे ज्ञान भी है, बुरा अनुभव भी है, और अच्छा ज्ञान भी है, और किताबी ज्ञान बिल्कुल ठोस है, टेक्स्ट बुक नॉलेज उसके पास है। और टेक्स्ट बुक में नॉलेज तब आता है जब वो बिल्कुल परिमार्जित हो जाता है, और उसके प्रैक्टिस से वो और अपनी बात को रख सकता है ठीक से। तो अपने चिकित्सक से पूछिए, ज्ञान लीजिए और डिस्कस करिए। चिकित्सक को भगवान समझना बंद करिए, चिकित्सक को अपना एक बहुत ही अच्छा सेवक समझिए, उससे बहुत सारे सवाल करिए और समझिए, और जरूर आपका चिकित्सक जो है, सर्जन जो है, वो आपको समझाएगा, तो और गूगल से अच्छी जानकारी देगा, उसको आत्मसात। देखिए सर, आपकी बातों का कितना असर पड़ा है। फिर एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, शायद आपसे कुछ सवाल करेंगे। हेलो जी, हेलो मैम। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं अजय कुमार बोल रहा हूँ, खूंटी से। जी जी, सवाल पूछिए सर। जी, मेरा सवाल था मैडम की सर्जरी में जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसको बाद कुछ महीनों बाद या पिछले ठंडे के मौसम में महिलाओं को बहुत इससे दर्द वगैरह, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? एनेस्थीसिया की बात कर रहे हैं? आपका नाम, शुभ नाम? अजय कुमार। हाँ, अजय जी, आपने दो बातें अपने सवाल में रखी। एक तो सर्जरी में महिलाओं का आपने जिक्र कर लिया, और खास करके महिलाओं की सर्जरी में जो उनको एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसकी बात आपने कर ली। तो मैं समझ रहा हूं कि आप इंगित कर रहे हैं कि महिलाओं की सर्जरी में उनके अंगों का, चूंकि शरीर में वो अंग नीचे हैं, तो उन अंगों पर सर्जरी करने के लिए रीढ़ की हड्डी में सुई दी जाती है, और उससे एनेस्थीसिया का प्रभाव आ जाता है, और उस पर सर्जरी की जाती है शरीर के निचले भाग में। जी जी जी। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने जरूर यही आपका सवाल होगा। तो ये एक फिर से मैं भ्रांति की तरफ आपको ले चल रहा हूं
ये भ्रांति है कि हमारे रीढ़ की हड्डी में अगर सुई दी गई तो उससे हमारे शरीर पर कमजोरी हो गई, दुष्प्रभाव हो गया, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो गया। क्योंकि रीढ़ की हड्डी में जो पतली महीन सी सुई जाती है, बेधी जाती है, वो बिल्कुल सेफ है। और चूंकि सेफ्टी प्रोटोकॉल बिल्कुल बरकरार है, तो ये रीढ़ की हड्डी को हम जब भी बेचते हैं एनेस्थीसिया के लिए, दवा वहां तक पहुंचाने के लिए, ताकि नीचे का असर निशुन्नता हो जाए और तब उसमें चिकित्सा की जाए, सर्जरी की जाए। तो वो अगर उसका दुष्प्रभाव होगा तो हम ये सर्जरी पूरी दुनिया में ये एनेस्थीसिया कभी नहीं इसका व्यवहार करेंगे। तो ये मौसम जो अभी ठंड का मौसम है सर, इसमें क्या कुछ ज्यादा तकलीफ होती है? नहीं, दो बातें होती हैं। ठंड का भी जिक्र किया था। हाँ, आपने रशीद आपने बहुत ही अच्छा कहा। जी जी। हम क्या करते हैं, किसी चीज को दो बातों को जोड़ लेते हैं जी। तो अगर किसी की सर्जरी मान लीजिए ठंड में नहीं हो के गर्मियों में हुई हो और अगले ठंडक में किसी और कारण बस उसको दर्द हो रहा हो, तकलीफ थोड़ी हो रही हो, तो सर्जरी जैसा हम लोग शुरू भी किए थे, सर्जरी शरीर को वेदना एक जीवन का माइलस्टोन है, शरीर का एक मील का पत्थर है। वो हम मील के पत्थर से हर चीज को नापते हैं, तो हम इसको भी मील का पत्थर नाप लेते हैं, समझ लेते हैं और इससे जोड़ना शुरू करते हैं कि पिछले जाड़े में तो मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इस गर्मियों में मेरी सर्जरी हुई है और रीढ़ की हड्डी में सुई दी गई है इस चेतना के लिए, और उसके बाद इस बार का दर्द जो है वो उससे हो सकता है कि, और इसका ज्ञान बिल्कुल अपने चिकित्सक से लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% मैं जो कह रहा हूँ वही सही हो, 1-8% उसमें ये भी हो सकता है कि किसी और कारण बस उस महिला को दर्द हो, तो उसका ज्ञान लेना चाहिए, चिकित्सक से मिलना चाहिए। चिकित्सक इस बात को समझेगा कि निश्चेतना के लिए जो सुई दी गई थी उसके चलते ये दुष्प्रभाव है या किसी और बात से है, दोनों को हम लोग एक साथ सम्मिलित करके देख रहे हैं। बिल्कुल। और सही चीज का पता लगता है तो फिर सही इलाज भी हो जाता है। हो सकता है अगर उसी के कारण हो रहा हो तो उसका इलाज भी है, फिर ऐसा नहीं है कि वो लाइलाज है। इसलिए बिल्कुल सही आपने कहा है सर कि जो भी मन में सवाल हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर अपने डॉक्टर से जरूर बातचीत कर लेनी चाहिए। अपने मन में जोड़ के न रखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी सर हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं कार्यक्रम, हम उम्मीद करते हैं कुछ और फोन कॉल्स हम ले पाएंगे अगले कुछ चंद मिनटों में। तब तक सर आपको हमने बहुत पहले छोड़ा था, आपने जिक्र किया था कि ऊपर और नीचे में एक बॉक्स की तरह है हमारा जो बॉडी, हमारा वक्ष जो है, वक्षस्थल एक बॉक्स की तरह है जहाँ 2 फेफड़े और एक दिल है और खाने की नली है। उसकी सर्जरी हो तो उसको भी हम दूरबीन की पद्धति से छोटे छोटे छेद बनाकर अंदर विस्तार बनाकर और देख सकते हैं। और जब हम उधर पे आते हैं तो उधर पे हमारे खाने का जो सबसे पहला स्टेशन है जहाँ खाना जाके जमा होता है, स्टमक कहते हैं उसको, वहां से लेके छोटी नली, छोटी आंत और छोटी आंत से लेके बड़ी आंत, सबकी सर्जरी। और बहुत सारे अंग ऐसे हैं जो आंतों से हट के हैं, जैसे हमारी तिल्ली है, स्प्लीन, जैसे हमारा लिवर है, जिगर, जैसे हमारा गॉल ब्लैडर है जिसमें पथरी की बीमारी सबसे ज्यादा पाई जाती है अपने क्षेत्र में, जैसे हमारा पित्त की नली है उसमें भी पथरी पाई जाती है, उसकी सर्जरी भी। और अपेंडिक्स जो आम प्रचलन में हम देखते हैं, सुनते हैं, अपेंडिक्स की बीमारी, उससे नीचे उतरते हैं तो हमारे महिलाओं में हमारे यूट्रस, गर्भाशय और गर्भाशय से जुड़े हुए ओवरीज, अंडाशय। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बात हम जारी रखेंगे सर। एक दर्शक हमसे जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मनोज सिंह बोल रहे हैं रातू से। हाँ मनोज जी, क्या पूछना चाहते हैं? अगर हम स्टोन का ऑपरेशन की बात करते हैं तो क्या दूरबीन माध्यम से कराना सेफ रहेगा? जी डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहते हैं क्या? नहीं, आप कहीं भी स्टोन की बात हम लोग कर लेते हैं। चलिए, स्टोन हमारे शरीर में 2 जगह सबसे ज्यादा होता है। एक तो अपने पेशाब के रास्ते में, गुर्दे से लेके और वहां से निकलने के बाद वो गुर्दे की नली में रह सकता है और पेशाब की थैली में आ सकता है। तो हर जगह हम दूरबीन के माध्यम से सर्जरी संपादित कर सकते हैं और सक्षम तरीके से कर सकते हैं, शरीर को कम से कम भेद के कर सकते हैं। फिर आइए, स्टोन हमारे पित्त के सिस्टम में पाया जाता है। तो पित्त के सिस्टम में गॉल ब्लैडर में, पित्त की थैली में स्टोन बनता है, वहां से निकल के पित्त की नली में होता हुआ पतड़ी तक का रास्ता है उसका। तो जब या तो गॉल ब्लैडर में शरीर में स्टोन पाया जाता है पित्त की थैली में, या पित्त की नली में वो स्लिप करके चला जाता है, वहां स्टोन बनता नहीं है। वो जब भी है तो बनता है पित्त की थैली में और स्लिप करके जाता है पित्त की नली में। अगर पित्त की थैली में स्टोन है तो इसको गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जरी कहते हैं। दूरबीन की पद्धति उसी के लिए बनी, प्रचलित हुई और वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। वहां से ही हम इसको स्वर्णिम काल कहते हैं। पित्त की थैली का पथरी
का जो ऑपरेशन शुरू हुआ तो उससे मानव प्रजाति की पूरी दुनिया में इतनी सेवा हुई जो हमारे लिए बिल्कुल ही एक आश्चर्यजनक घटना थी। पित्त की नली में भी अगर कोई पथरी हो तो उसका भी हम लोग दूरबीन के उपयोग से सर्जरी कर सकते हैं, जिससे कि मनुष्य को मरीज को सबसे ज्यादा फायदा होता है अपने काम पर वापस होने में। जी जी बिल्कुल। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इनका जो सवाल था स्टोन से संबंधित, ये मतलब बिल्कुल सही नहीं है, ये आधुनिक ही नहीं है, आधुनिकतम पद्धति है और दूरबीन के माध्यम से बहुत ही सक्सेसफुली इसको ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल, दूरबीन की पद्धति तो हम थे, अभी हम फिर से चलते हैं वहां हाँ, जी, छोड़ा थोड़ा सा वक्त है सर। हाँ, जी। तो मैंने कहा कि गर्भाशय और गर्भाशय के बगल में नली और जो अंड कोशिका है इसकी सर्जरी भी दूरबीन की पद्धति से बहुत ही इफेक्टिवली की जाती है। और मैं तो महिलाओं की इस सर्जरी में महिलाओं को जल्दी से जल्दी त्वरित लाभ देखते हुए मैं सचमुच ईश्वर का इस विकास का धन्यवाद करता हूं और अपने आप को बहुत ही गर्वान्वित महसूस करता हूं कि मैं इस काल में हूं और इस काल में मैं सेवा दे पा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि सर आप जैसे सजन हैं हमारे बीच में जो इतनी अच्छी तरह से सारी बातें बता रहे हैं और लोग बहुत अच्छे से इसको समझ भी रहे हैं। और ये जो आधुनिकतम पद्धति हमारे बीच आई है उसको अब उसका लाभ लेने में बिल्कुल ये हिचकिचाएंगे नहीं, सर्जरी के नाम से अब ये डरेंगे नहीं। तो सर और कुछ आप संदेश देना चाहते हैं लोगों को? सर मेरा ये संदेश है जो सबसे अच्छा आपने निकाला कि ठीक है, गूगल नॉलेज का बहुत बड़ा महासागर है, उसे आप ज्ञान अर्जित करें, लेकिन जब भी अपने शरीर पर कोई बात आए तो अपने चिकित्सक से इस बात की चर्चा करें और गंभीर चर्चा करें, सतही चर्चा मत करें। चिकित्सक भगवान नहीं है, वो आपका सेवक है, उसको भी ये मौका मिला हुआ है कि आपकी सेवा करने का, तो आपको बताने में, समझाने में और फिर आपकी सेवा करने में वो बिल्कुल अपने आप को सक्षम और बहुत ही फॉर्चुनेट समझेगा। जी, तो सर बहुत ही अच्छा संदेश आज आपके माध्यम से मिला है। इससे पहले कि हम आपको धन्यवाद दें, हम अपने दर्शकों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें फोन किया है, सवाल पूछे हैं, तो आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सर आप यहाँ पर आए, आपका कीमती वक्त मिला, बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके माध्यम से लोगों को मिली है। सर आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे वक्त की कीमत यहाँ आने से बढ़ गई और कोई वक्त कीमती नहीं है। ये आपका बड़प्पन है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।